हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। अब तक हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसकी इमेजेस और मिरर फॉर्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है रिफ्रैक्शन। तो अगर आपने इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज से अपना रिफ्रैक्शन। तो जो टॉपिक हमारा आज का वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो आपने नोटिस किया होगा डेली लाइफ में। किसी पानी के अंदर, किसी मग्गे के अंदर पानी भरा हुआ है, मग के अंदर, उसमें अगर कोई लकड़ी हम उसमें खड़ी कर देते हैं तो वो लकड़ी हमें कैसे दिखाई देती है। तो वो ऐसा दिखाई देता है कि लकड़ी थोड़ी सी बेंड हो गई है। वैसे ही किसी पॉन्ड के अंदर या मंदिरों में कई पॉन्ड्स होते हैं, या कई जगह क्या करते हैं लोग, पॉन्ड्स के अंदर कॉइन्स फेंकते हैं, राइट। उस कॉइन्स को अगर आप देखेंगे तो कॉइन्स आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे वो अलग डेप्थ पे दिखाई दे जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो जो कॉइन है वो काफी ऊपर राइज किया हुआ है। तो ये सारे जो फिनोमिना है बेसिकली ये जो डिपेंड करते हैं, ये पूरे के पूरे बेस्ड हैं रिफ्रैक्शन पे। तो होता क्या है रिफ्रैक्शन। अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें क्या होता है, लाइट एक ही मीडियम में आ रही थी, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जा रही थी। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ दो मीडियम का इंटरफेस होता है। लाइट एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर। क्या होता है इसके अंदर, लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है, तो ये अपना मीडियम हो गया। तो ये मीडियम वन, मीडियम वन, और दूसरा हो गया मीडियम टू, राइट। तो लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा इसमें, बेसिकली ये आई रे, ये बना इसका नॉर्मल, अब नॉर्मली जो इस लाइट को जाना चाहिए वो कैसे जाना चाहिए थी, ये स्ट्रेट, बट ऐसा होता नहीं है। ये या तो इस नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। क्या करेगी, ये रे आ रही है, या तो ये इस तरफ बैंड होगी या इससे अवे बैंड होगी। ये अपना नॉर्मल हो गया। जैसे कि हमें पता है ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल आई, और इसको बोलेंगे एंगल आर। तो ये भी हो सकता है एंगल आर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अब कंडीशन ये है कि किस केस में ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और किस केस में ये नॉर्मल से बाहर की तरफ बैंड होगी। तो इसके लिए हम बेसिकली दो मीडियम यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट मीडियम होता है हमारे पास, जो हम लेते हैं वो हम कंसीडर करते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है बेसिकली, रेयर मीडियम को अगर समझे तो लेस डेंसिटी, less density of particles, distance between particles is large, distance between particles are large। वही दूसरा मीडियम जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है हमारे पास, वो हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। इस केस में डेंसिटी मोर होगी, डिस्टेंस बिटवीन आर लेस। अब होता क्या बेसिकली, कौन सा रेयर है कौन सा डेंस है डिसाइड कैसे होता है, तो ये कंपैरिजन से होता है। अगर जैसे एयर और वाटर देखें, एयर और वाटर अगर हम देखते हैं तो कंसीडर, अगर दोनों को प्रॉपर्टीज अगर देखें तो एयर की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। तो एयर रेयर हो गया, वाटर डेंसर हो गया। वहीं वाटर और ग्लास देखें तो इस केस में क्या होगा, वाटर लिक्विड है और ग्लास सॉलिड है, तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कौन रेयर है और कौन
डेंसर है। तो ये दो टाइप के मीडियम होते हैं। अब इस पे डिपेंड करता है कि जो रे है वो किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो उससे हमें पता चलता है कि बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्लियर? तो इसके लिए बेसिकली रूल्स जो अभी हमने बोला, तो रूल्स अब फर्स्ट होता है कि जब रे हमारी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल होगी, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग रेयर मीडियम को हमेशा ऑलवेज, ये हो गया राइट, हम मीडियम 1 मान के चलेंगे अपने रेफरेंस के लिए बस। तो ये रही इंसिडेंट रे। अब रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर मीडियम हो गया मीडियम 1, कौन सा है ये, रेयर। दूसरा हो गया डेंसर, इसको हमेशा लेंगे मीडियम 2। रेयर टू डेंसर मीडियम वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। फर्स्ट, अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होगा, ठीक है, रे क्या है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ठीक है, ये अपना नॉर्मल हो गया। इस मीडियम 2 ये है जो कि हो गया अपना डेंसर, और ये हो गया मीडियम 1 जो कि हो गया रेयर। अब इस केस में अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, इसमें ये एंगल आई है और ये एंगल आर। इस केस के अंदर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, क्लियरली विजिबल है। और इस केस के अंदर एंगल आई लेस देन एंगल आर। इस चीज को भी आगे प्रूव करेंगे, ठीक है, इस चीज को भी आगे समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली रूल्स, जो कि क्या है, जब रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? चलिए अब आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे यहाँ पे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ जो है बिल्कुल सेम है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, वहां रिफ्लेक्शन था तो यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बिल्कुल एज इट इज सेम। कैसे? तो यहां देखते हैं, देखिए जो कि अभी हमने क्या करा है, ये आ गया इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे, क्लियर। तो ये एंगल हो गया आई, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब कोई भी केस ले लेते, मान लो मीडियम 1 है ये और ये मीडियम 2, यानी रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हो गई, ये एंगल आर आ गया, क्लियर, ये एंगल आर ये हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of a given color and for the given pair of media। ये समझते हैं जरा क्या करा, the ratio of sine I by sine R equals to constant। जो रेशियो होगा साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल वो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट किस क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है अपना sin r equals to n, where n is refractive index। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो अभी इसको स्टडी करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं n क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो कि क्या बताता है हमारा, बेसिकली एक कंपैरिजन है दो मीडियम के बीच में, कैसे कंपैरिजन होगा कि लाइट जो है कहां से कहां ट्रेवल कर रही है। तो n हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे लाइट जो है मीडियम 1 टू
लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है? लाइट जो बेसिकली सिंपल सा देखें अगर, तो वो मीडियम 1 टू मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है, 2 में, है ना। तो इस केस में कैसे लिखेंगे? साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या हो रहा है? इसको लिखने का तरीका होता है n2 बाय n1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये इसका फॉर्मेट हो गया कि सेकंड में जा रही है फर्स्ट से, ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. Similarly, इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2, अगर 2 से 1 में जा रही है, इसका उल्टा प्रोसेस होता तो दैट इज, अगर ये डेंसर हो जाता, ये रेयर हो जाता, उसको लिखने का तरीका हो जाता हमारा ये, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। ये हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू एन, और इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इस लॉ का नाम होता है स्नेल्स लॉ। तो सिंपली अगर बोल दें कि एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, तो आपको ये वाला लॉ एक्सप्लेन करना है, या उसका स्नेल्स लॉ का बोल देता है कि मैथमेटिकली आपको कैलकुलेशन दिखाइए, तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। अब टॉपिक क्या आया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जरा बेसिकली हम करते हैं, होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि लाइट जो है वो एयर टू किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। लाइट क्या कर रही है? बेसिकली ये एक मीडियम है, यहाँ एयर और यहाँ है कोई मीडियम, कोई भी मीडियम, यहां से यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों का, अब यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली क्या है, यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, एयर की स्पीड क्या होती है? क्या कह रहा है? सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? सिंपल ये बोल रहा है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या? प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि लाइट रे कितना बैंड और कहाँ बैंड होगी, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम की स्पीड पे। अगर इसको डिनोट करेंगे तो ये तो हो गया n, एयर के अंदर हम डिनोट करते हैं c से, और ये मीडियम हो गया v, है ना। c क्या होती है वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया n इक्वल्स टू c बाय v। साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सेम होती है सारे कलर्स के लिए, फॉर ऑल कलर्स, और वेवलेंथ इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर सारे कलर्स की स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कलर्स पे डिपेंड नहीं करती, बेसिकली वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लेता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या वो किसी कलर या वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो नहीं, वो मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि मीडियम आपका कैसा है। तो एयर के अंदर तो मीडियम क्या रहेगी, लाइट की स्पीड सबकी सेम रहेगी, किसी भी कलर की हम उसमें टॉर्च लाइट मारेंगे सबकी सेम लाइट रहेगी, ठीक है। चलो क्लियर। अब इसको लिखने का एक और वे है। अब जैसे कि हमने बताया था लाइट रे कहां से जा रही है, मीडियम 1 to 2, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? अभी हमने लिखा था साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू n, यानी 1 to 2, जिसको लिखा गया था n2 बाय n1। क्लियर? अब n2 अगर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट ये क्या होगा? बेसिकली c बाय v2, और ये हो गया c बाय v1, n इक्वल्स टू c बाय v। सेकंड में c बाय v2, वन में c बाय v1, ठीक है। v1 ऊपर चला गया, v2 नीचे आ गया,
तो यहाँ से अपने पास रेशियो क्या आ रहा है कि साइन आई बाय जो साइन आर है 1 यानी मीडियम 2 है विद रिस्पेक्ट टू, तो ये देखो सिंपल हो गया ना, v1 बाय v2। अब मीडियम कोई भी हो, दो डिफरेंट मीडियम्स है तो v1 बाय v2, मीडियम 1 अगर एयर है तो ए रख देंगे, 2 जो भी होगा मीडियम उसकी स्पीड। सिमिलरली हम ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन आर बाय साइन आई क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू v2 बाय v1। कर सकते हैं ना ये भी। तब साइन आई बाय साइन आर अगर v1 बाय v2 है तो साइन आर बाय साइन आई क्या हो गया, v2 बाय v1। अब यहां तक हो गया, नोट कर लिया, एक बार इसको नोट कर लीजिए सारा, क्लियर। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल सा साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई इक्वल्स टू v1 बाय v2 इंटू v2 बाय v1, ये इससे क्लियर। तो ये इससे कैंसिल, ये तो पता चल गया कि ये 1 आ रहा है, और ये होता क्या है, ये हो गया n/1 इंटू n, राइट, ये इसके बराबर भी है साथ साथ, ये आ रहा है ना। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो गया 1 के बराबर, तो इसका मतलब हो गया n/1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, यानी मीडियम सिंपल सा है कि 1 से जब 2 में जा रहा है वो इक्वल होगा 1 अपॉन जब 2 से 1 में जाएगी, रेसिप्रोकल। यानी कोई रे जो है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है इनिशियली, मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो यहां से भी वो सेम रास्ते को यानी सेम पाथ को फॉलो करते हुए ही वापस जाएगी। सिंपल सा रेसिप्रोकल मतलब यही है ना। तो ये हो गया अपना यहां से क्लियर, ठीक है। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक कि किस किस फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन है मीडियम का नेचर, कि वो रेयर है या डेंसर, जैसे कि अभी बताया, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कलर्स पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम कैसा है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। दूसरा लाइट कैसी यूज कर रहे हैं उस मीडियम में, कि रेड लाइट है जिसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ है, या वायलेट है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, किस पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, जब किसी भी चीज को हम हीट करेंगे, यानी मीडियम जब हीट होगा तो उसके पार्टिकल एक्साइटेड होकर दूर दूर भाग जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो इन 3 फैक्टर्स पे क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। अब है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बेसिकली अब रिफ्रैक्शन समझते हैं होता क्यों है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो ड्यू टू change in the velocity of lightning going from one medium to other medium, but the frequency of light do not change. Frequency means colors, ठीक है, पे डिपेंड नहीं करती। अब ये कहना क्या चाहता, देखिए एक मीडियम है अपने पास, मान लेते हैं ये अपना रेयर मीडियम लेता हूं मैं, रेयर। अब रेयर का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वो दूर दूर है, राइट, पार्टिकल ऐसे दूर दूर होंगे, क्लियर। और दूसरा है अपने पास डेंसर मीडियम, जिसके अंदर पार्टिकल थोड़े से क्लोज होंगे या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक ग्लास। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर यहां से लाइट जाएगी, सिंपल सा ये पार्टिकल है, इसे से ऐसे समझिए, सड़क पे आप कोई भी अपनी साइकिल या व्हीकल लेके जा रहे हो, रोड पे भीड़ भाड़ कम है, तो आपकी स्पीड है मान लो 40 की स्पीड, तो आप उसी स्पीड से मेंटेन करके चल सकते हो ना, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम है, गाड़ियां जो दूर दूर चल रही है, तो एक स्पीड से आप चल सकते हो। तो इसीलिए जब एयर में होती है तो पार्टिकल की क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होती है डिस्टेंस ज्यादा है, तो एक ही स्पीड से वो चलता आ जाता है, क्लियर। बट जैसे ही वो
ट्रैफिक में जाती है हमारी गाड़ी, तो क्या हम उसको सेम स्पीड से भगा सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, पाथ देखिए चेंज करना पड़ेगा, पाथ चेंज होता है बार बार, जगह हमें क्या करना होता है, ऐसे ऐसे करके निकालनी पड़ती है अपनी गाड़ी, तो वहां पे हमें स्पीड भी डिक्रीज करनी पड़ती है। तो मेन किस पे डिपेंड करता है, स्पीड, और साथ साथ डायरेक्शन तो चेंज होती है। तो वेलोसिटी पे बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी बार बार क्या होती है, चेंज होती है ड्यू टू डेंसिटी। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो निकलने के लिए हमें अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी, और जैसे ही स्लो डाउन करेंगे तो क्लियर सी बात है क्या होगा अपना, स्पीड यानी वेलोसिटी भी चेंज, यानी स्पीड चेंज और डायरेक्शन चेंज, तो दैट इज वेलोसिटी हमारी डिक्रीज। पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी इंक्रीज। इसीलिए रेयर में सिर्फ डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, लेकिन जब डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है रेयर में और डेंसर में स्पीड कम हो जाती है। तो लार्जर द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मोर इज द बैंडिंग। अगर ज्यादा से ज्यादा स्पीड में चेंज आ रहा है तो बैंड वो उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बैंड हो रही है इट मीन उसकी स्पीड उतनी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, जितना कम बैंड हो रही है मतलब उसकी स्पीड उतनी कम डिक्रीज हुई है। और अगर बैंड अवे जा रही है इट मींस वेलोसिटी बढ़ी है। क्लियर? इस चीज को आप चाहे तो वैसे भी समझ सकते हैं स्नेल्स लॉ से। चलिए इसको स्नेल्स लॉ से समझाते हैं कैसे, सिंपल सा साइन आई बाय, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से भी समझा सकते हैं हम इसको, कि n2 बाय n1 इक्वल्स टू क्या था हमारा v1 बाय v2। ये हो गया मीडियम 1 से 2, m1 टू m2 यानी m1 अपना रेयर, ये डेंसर है ना। अब रेयर में क्या है अपने पास, सिंपली है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर v1 v2 से बड़ा है तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी v1 बाई v2 का जो रेशियो होगा, ऊपर अगर वैल्यू 1 से बड़ी है नीचे 1 से छोटी है, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे बड़ी छोटी है, तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा आएगा। लाइक मान लेते हैं यहाँ स्पीड है 3, यहाँ है 2 तो 1.5, तो साइन आई बाय, तो साइन आर आ रहा है अपने पास, साइन आई बाय साइन आर, वो भी क्या होगा, अब ये तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, दैट इज आई इज ग्रेटर देन आर। ये प्रूफ हो गया कि रेयर टू डेंसर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो रेयर से डेंसर जा रही थी, रे हमारी ऐसे, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा बनता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बनता है। क्लियर? मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया है हमने। इसका सेकंड भी कर सकते हैं कि जब रे क्या जा रही है मीडियम 2 से मीडियम 1, दैट इज साइन आर बाय साइन आई इक्वल्स टू v2 बाय v1। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा कि v2 जो है वो ग्रेटर है v1 से, तो सिंपल क्या हो गया, इनका जो रेशियो होगा v2 बाय v1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज साइन आर बाय साइन आई इज ग्रेटर देन 1। अब क्या हो जाएगा, साइन आर बड़ा हो गया साइन आई से, तो आर ग्रेटर देन आई, इट मीन्स बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जबकि उसमें बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर यहां तक? तो रीजन क्या है रिफ्रैक्शन होने का, वेलोसिटी में चेंज होना, स्पीड है ना, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ मीडियम्स। क्लियर? इस चीज का मैथमेटिकली प्रूफ। अब है कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर नॉन रिफ्रैक्शन। तो किस किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो पहला केस के लिए मैं बना रहा हूं, ये रहा, ये क्या अपने पास नॉर्मल। पहला केस है मीडियम कोई भी हो,
मीडियम 1 से मीडियम 2 ले लो या मीडियम 2 से 1 ले सकते हैं हम। अब क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ये है और यही क्या है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब I इक्वल्स टू 0 है ना, I इक्वल्स टू 0 यही कह रहा है ना ये कि जब इंसिडेंट रे सरफेस के परपेंडिकुलर हो और नॉर्मल के पैरेलल, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल के पैरेलल, तो रे जो है बिना रिफ्रैक्ट हुए पास हो जाएगी बिना किसी भी बेंडिंग के। अब इसको देखिए मैथमेटिकली क्या कर रहा है कि एंगल आई जो आ गया वो 0 आ गया, तो साइन आई बाय साइन आर क्लियर इक्वल्स टू क्या होगा n2 बाय n1 या फिर v1 बाय v2, कैसे भी कर सकते हैं है ना, कैसे भी कर सकते हैं इसको। अब इस केस में क्या है बेसिकली ये मीडियम कोई भी हो गया, अगर साइन आई 0 है तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, अगर साइन आई इस जगह 0 ले लिया, यहाँ साइन आर है राइट इक्वल्स टू v1 बाई v2 या कुछ भी ले लेते हैं हम, तो साइन आर भी क्या आ जाएगा अपना, ये पूरी की पूरी साइन आर इधर चला गया, ये पूरी कैलकुलेशन इधर आएगी, साइन 0 0 होता है तो साइन आर कितना आ गया 0, तो आर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एंगल आर भी कितना हो गया 0। अगर एंगल आर 0 हो तो इट मींस वो बिना डिफ्लेक्ट करे क्रॉस हो जाएगी, पहला केस। जब क्या होगी अलोंग द नॉर्मल फॉल करेगी इस केस में। दूसरा केस तब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, इट मींस ये ऐसे जा रही है और बैंड नहीं हो रही, और ये बैंड कब नहीं होगी कि ये भी मीडियम 1 है और ये भी मीडियम 1 है, यानी दोनों मीडियम जब सेम होंगे तो इस केस में क्या होगा, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू n2 बाय n1। कंडीशन ये है कि n1 इक्वल्स टू n2 है, तो साइन आई बाय साइन आर जब दोनों इक्वल होगा तो ये क्या आ जाएगा रेशियो 1, तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, तो आई इक्वल्स टू आर, तो आई इक्वल्स टू आर मतलब इस केस में और इस केस में आई और आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये केस भी पूछ लिया जाता है कई बार कि वो कंडीशन बताए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो। जनरली रिफ्रैक्शन में ऐसा होता नहीं है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बट ये एक ऐसा केस है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल है, और दूसरा भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल था, इससे पहले वाला उसमें 0 था, इसमें कुछ एंगल की वैल्यू होती है ना, उसमें 0 है और इसमें कुछ वैल्यू रहेगी अपने पास। क्लियर, चलिए तो यहां तक अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा क्लियर हो गया, सब कुछ हमने इसमें कंसीडर कर लिया है मैथमेटिकली। अब हमारा जो रिफ्रैक्शन का जो एक और केस है वो है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ये मैंने अपनी ही एक शॉर्ट वीडियो से पिक डाली है वहाँ पे, उसमें मैंने परफॉर्म किया था, उसका ये लाइव है। अगर ध्यान से हम देखें तो देखिए ये रही इंसिडेंट रे, क्लियर, ये इंसिडेंट रे है, ये जनरली ये ऐसे जानी चाहिए थी है ना, बट ये एयर है, ये अपना ग्लास है और अगेन ये एयर है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें हम, ये रहा नॉर्मल, कि जब वो रेयर मीडियम टू डेंसर में जा रही है तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, ये देखिए क्लियर, और जब ये डेंसर टू रेयर में जा रही है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, क्लियर। अब इसको जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं, ऐसे ये रहा नॉर्मल, ठीक है, एयर ग्लास एयर, क्लियर यहां तक। ये आ रही पहली रे, रेयर टू डेंसर बैंड टुवर्ड्स द
नॉर्मल। चलिए अब ये एंगल आई है, ये एंगल ले लिया हमने R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो क्या होगा, ये बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस एंगल को ले लेते हैं हम R2 और ये एंगल है E। E क्या है, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। और ये रे हो गई इमर्जेंट रे। क्लियर? इमर्जेंट रे। अब ध्यान से अगर देखें तो एक इंटरफेस पहले ये है अपना फर्स्ट मीडियम टू सेकंड, फिर सेकंड टू फर्स्ट, है ना। और यहां से अगर ये दोनों देखें तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, R1 इक्वल्स टू R2। इनिशियली जो रे है बेसिकली वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, इस रे को ऐसे, राइट, बट गई कैसे है, ये गई है ऐसे, यानी इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होके। और इन दोनों के बीच में अगर देखें तो एक परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कुछ गैप आया, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, इसको बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो एंगल आई और ई होता है ये इक्वल होता है। इस चीज को चाहे तो मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, स्नेल्स लॉ से, कि साइन आई बाय साइन R1, क्लियर, इक्वल्स टू क्या होगा, N2 बाय N1। सिमिलरली, और इसको हम कर सकते हैं इस वाले फिनोमेना के लिए कि साइन, यहां से है ना, ये है ना R2 बाय साइन E इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहां से 1 में जा रही है तो N1 बाय N2। बट कंडीशन कितनी क्या है अपने पास कि R1 इक्वल्स टू R2 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी साइन R1 अपॉन में साइन E और इक्वल्स टू N1 बाय N2। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं मैं तो क्या आ रहा है, ये साइन E बाय साइन R1 इक्वल्स टू N2 बाय N1। ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट थी। अब ध्यान से देखो, N2 बाय N1, N2 बाय N1, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां से तो आ रही है साइन I अपॉन में साइन R1 और यहाँ आ रही है साइन E बाय, ये इससे कैंसिल, साइन I इक्वल्स टू साइन E, तो I इक्वल्स टू E, यानी इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होता है। ये हमने मैथमेटिकली, ये बेसिकली कैसे किया, ये करा हमने मीडियम 1 से मीडियम 2, और ये फिनोमेना हुआ हमारा मीडियम 2 से मीडियम 1, बस। और R1 इक्वल्स टू R2 है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो प्रैक्टिकली पिक मैंने ले रखी है और यहाँ पे हमने इसको करके भी दिखा दिया है। तो ये है हमारा ग्लास स्लैब्स के, और इस डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, कर लीजिए नोट, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन, जो आज का टॉपिक था हमारा कवर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्फेरिकल लेंसेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे इमेजेस, देन लेंस फॉर्मूला। तो आने वाली 1-2 वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो तब तक के लिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।